सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका सूर्यबाला से एक भेंट वार्ता। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिंदी की जानी मानी यानी लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कहानीकार और व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जी को। डॉक्टर सूर्यबाला जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंदाकिनी जी, मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है जी। क्योंकि मैं नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ। बचपन से विविध भारती इतना ज्यादा जाना पहचाना और अपना और आत्मीय सा नाम है। इसके साथ ही हम लोग बड़े हुए हैं और अब तो बूढ़े भी हो रहे हैं जी। लेकिन ये नाम अपने अंदर से छूटता नहीं कभी जी। विविध भारती। तो कैसी हैं आप, पहले बताइए हमें। मैं ठीक हूँ, आपको अच्छी ठीक लग रही हूँ ना? मुझे तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं और अभी आपने कहा कि बूढ़े भी हो रहे हैं, कहीं से आप नहीं लग रही हैं बल्कि उतनी ही ऊर्जा से परिपूर्ण लग रही हैं। हाँ, तो ये है ना, क्योंकि बूढ़ा तो आदमी शरीर से होता है, मन से तो होता नहीं है जी। तो मन से मैं कभी नहीं बूढ़ी होती हूँ। कभी मेरे बेटे ने कहा तो मैंने उससे कह दिया कि तेरी माँ तो अभी बूढ़ी हुई नहीं, तू कैसे हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आपसे बातचीत शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम किसी लेखक से, किसी कलाकार से बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वो कलाकार क्यों बना, ये बीज उसके अंदर कहाँ से आया, कैसे वो बीज आगे पौधे के रूप में, फिर पेड़ के रूप में अंकुरित हुआ, फला, बड़ा। तो वही बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि लेखक बनने की शुरुआत कैसे हुई और साहित्य के संस्कार कहाँ से मिले आपको। मंदाकिनी जी, लेखक कोई बन नहीं सकता जी, लेखक बनाए नहीं जा सकता। लेखक तो बस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे कहती हूँ कि मैंने लेखक बनना कभी नहीं चाहा था, उपन्यासकार बनना भी नहीं, कहानीकार व्यंग्यकार भी नहीं, पर पता नहीं कैसे मैं होती चली गई। इसका मतलब बीज हमारे अंदर रहते हैं और सही खाद पानी से अंकुरित होते चले जाते हैं और एक दिन हम पाते हैं कि लोग हमें लेखक कह रहे हैं। बिल्कुल। किससे प्रभावित रही आप बचपन में? अब मैं अपने आप को विश्लेषित करती हूँ कि मैं कितनी माँ से हूँ, कितनी पिता से हूँ, कितनी अपनी बड़ी बहन से हूँ जी, और कितनी अपनी सारी देखी जानी हुई स्त्रियों और पुरुषों से। तो पिता के अंदर मेरे बहुत दुर्लभ गुण थे, विरल गुण थे। बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, उसमें राग अलैया बिलावल और राग पीलू वगैरह सब दर्ज रहते थे और शायरी करते थे। ये सब था, लेकिन कहीं कोई शायर लेखक हमारे आसपास नहीं था। शायरी थी, शब्द थे, कवित्व थे, सवैये थे, छंद थे। और माँ भी वैसे ही, माँ से भी मैं उतनी ही प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे माता पिता आपस में इतनी अच्छी नोक झोंक करते थे, मजा आ जाता था। एक दूसरे को चिढ़ाना, रिझाना, खिजाना, ऐसा कि जो बच्चों के सामने भी कर सके। तो हम ऐसे माहौल में बड़े हुए और पिता अपनी शायरी अपने साथ के लोगों को सुनाया करते थे। उस जमाने में हम लोग पान, इलायची, सौंफ वगैरह दिया करते थे, तो उसकी तश्ती लेके जाती थी तो कानों में पिता की आवाज गूंजती थी। आज भी गूंजती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्यबाला जी, कमलेश्वर जी के संपादन में 1972 में आपकी पहली कहानी सारिका में प्रकाशित हुई थी, जी। तो ये कहानी फिर वही बात ही कैसे लिखी गई और इससे जुड़ी कोई आपकी खास यादें? अरे, इससे जुड़ी तो ऐसी याद है कि जो कई बार मैं कह चुकी हूँ, लेकिन हर बार श्रोता बदल जाते हैं, तो इसलिए फिर से दोहरा दूं कि ये कहानी ऐसे ही लिख गई। मतलब इसको कहानी बनाने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है बस मेरी बहन का पत्र आया था जी और उन्होंने ही मुझे मेरे बचपन में सारी हिंदी की कालजयी कहानियां, प्रेमचंद की, सुदर्शन की, प्रसाद की पढ़ पढ़कर सुनाया करती थी अपनी रैपिड रीडर से। तो ऐसा हुआ था कि बस उनका पत्र आया था बड़ी हो जाने के बाद, और मैंने पढ़ा था और मैं बहुत विचलित सी हो गई थी। तो उस समय मैंने कुछ पंक्तियां खचा दी थी और उसके बाद मैं जब किशोर वय में तो मैं लिखा करती थी और उत्तर भारत का बहुत सम्मानित समाचार पत्र था आज, उसमें मैं प्रकाशित हुआ करती थी मेरी कहानियां और कविताएं। लेकिन फिर बाद में जैसे आम विवाहित लड़कियों का होता है, आम लड़कियों का कि विवाह हो गया और विवाह के बाद
बाद मैं इतना सुंदर सुखद जीवन और साथी मिला कि मैं वो सब भूल गई। मैंने लिखने की या प्रकाशित होने की कोई महत्वाकांक्षा पहले भी नहीं थी और नहीं पाली, लेकिन पढ़ती बहुत थी, अच्छी पत्रिकाएं, धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो उन्हीं दिनों एक कहानी पढ़ी सारिका में, प्रेम कहानी, और इतना उस कहानी ने मुझे उद्वेलित किया और मेरे अंदर एक साथ दो प्रतिक्रियाएं चलती हैं, एक गहरी अवसाद भरी और दूसरी लाइट, जो हम कहते हैं लाइटर साइड ऑफ द थिंग। तो मैंने वो प्रतिक्रिया व्यंग्य में लिख डाली, लिखती चली गई, जानबूझकर नहीं। अंदर जब आवेग आता है ना, तो जब तक आप उसको कलम के हवाले नहीं कर देते तब तक वो आपको चैन नहीं लेने देता। बिल्कुल लिख डाली। लिखकर क्या करूं, कमलेश्वर के पास पाठकीय प्रतिक्रिया में भेज देती हूँ, तो भेज दी। तब तक मुझे लिखना छूट गया था, 8 वर्ष हो गए थे। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि 1 महीने के बाद एक लिफाफा आया कमलेश्वर जी के हाथ के, उसमें लिखा हुआ कि उसमें आपका लिखा देखा, और मुझे लगता है कि यदि आप नियमित लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती। क्या बात है। आप लिखिए और कुछ अपनी कहानियां मुझे पढ़ने के लिए भिजवाइए। देखिए उस समय के संपादक, जैसे लगा कि किसी ने हाथ बढ़ा दिया है कि ये है, अब रास्ता मैंने बता दिया, चलना तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू किया, तो ये लिखा हुआ मुझे मिला, इससे आगे पीछे जोड़ा, हाथ की राइटिंग में ही यूं ही खचाकर, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मैंने कमलेश्वर जी को भेज दिया। और देखिए कि मेरी पहली ही कहानी, कभी सोचा नहीं था, जो उन्हें पढ़ने के लिए भिजवाई थी, उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने 1972 के महिला कथाकार अंक में वो उस कहानी को प्रकाशित किया। जी, और तो यहीं से मेरी यात्रा जो है शुरू हो गई। जी, तो सूर्यबाला जी, आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं एक गीत आपकी पसंद का हो जाए। जी, पहला गीत मैं अपनी जीजी को समर्पित करूंगी जी, क्योंकि वो जाड़े के दिनों में रजाई के अंदर दुबकी मुझे अपने रैपिड रीडर से हिंदी की कालजयी कहानियां सुनाया करती थी, और ये बहुत सुंदर गाती भी थी। दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, गीतों में जमाना खो जाए। और इसकी एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद है कि ऐसा न हो तेरे रोने से इसमें तमाशा हो जाए। मुंबई आई तो आपका पहला उपन्यास आया मेरे संधि पत्र, जी है ना। ये जब धर्मयुग में धारावाहिक आ रहा था, हाँ, तभी बिल्कुल नई लेखिका थी मैं, 2.5 वर्ष की, और प्रकाशकों ने मुझसे संपर्क किया, इसे प्रकाशित करने की अनुमति चाहिए। और पहले इसे पराग प्रकाशन ने प्रकाशित किया था, और 43 वर्ष बाद राजकमल ने। अच्छा। यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, आपके पास समय हो तो, वो ये कि उस समय पाठकों ने इस तरह सिर आंखों पर लिया था उस उपन्यास को, इतना सराहा था, लेकिन आलोचकों ने नहीं सराहा था। तो उन दिनों स्त्री मुक्ति और वो एक बवंडर की तरह आई हुई थी समाज में, तो उसमें लोग कहते थे कि ये कैसी नायिका जो अपने लिए जीती ही नहीं है जी, ये शिवा तो बस दूसरों के लिए जीती है, सौतेली बेटियों के लिए जीती थी। और आपको बताऊं कि शिवा का चरित्र और सौतेली बेटियों का चरित्र पर ही डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो उस समय धर्मयुग के संपादक थे जी, वो इस तरह रीझे थे कि उन्होंने मुझसे कहा था कि उपन्यास मुझे पसंद आया, मैं इसे धारावाहिक जी। तो सूर्यबाला जी, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास था आपका, और स्त्री मन के आंतरिक रहस्यों को, भावनाओं को और कामनाओं को खोलने का आपने एक प्रयास किया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और यही उपन्यास नहीं मंदाकिनी, मेरी बात की कहानियां भी, मेरा लेखन ही, लोग कहते हैं कि आपने मनोविज्ञान लिया था क्या, एक तो ये पूछते हैं, दूसरे ये पूछते हैं कि आप बूढ़ों और बच्चों के मन में इतने गहरे कैसे पैर रहे जी। बिल्कुल सही कहा। संवेदनशील रचना संसार का एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर सूर्यबाला जी। आपकी जो अधिकतर रचनाएं हैं, आपके जो पात्र हैं कहानी के, वो गांधीवादी दृष्टि से उस बात को देखते हैं या उस घटना को देखते हैं? मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन आपसे ये बताऊं कि मैंने मतलब वाद से सदैव परहेज किया है। मेरे लिए भाव महत्वपूर्ण है। जब मुझसे लोग इसी तरह स्त्रीवाद की बात कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि मुझसे स्त्री भाव की बात करिए। तो हमारी रचनाओं में ये जरूर है कि मैं मुखर विद्रोह या ज्यादा विरोध, आक्रामकता, ये सब में विश्वास नहीं करती जी। और मैंने जीवन में जो अनुभव समेटा है
और जो देखा है वो यही कि जब हम झुककर दूसरों को ज्यादा झुकाते हैं, जी। जब हम अड़ते हैं तो सामने वाला भी अड़ता है, जब हम झुकते हैं तो सामने वाला और ज्यादा झुक जाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरे स्त्री पात्र भी पुरुष पात्र भी वो कोई बड़ा किला नहीं फतह करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते और ना बहुत बड़ी बातें करते हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं है। मेरे पात्र बहुत सामान्य व्यक्ति हैं जो कि एक सही व्यक्ति होकर जीने की कोशिश करते हैं। आज के बहुत यांत्रिक, बहुत रफ्तारी हो गए समय में, आज की घमासान में वो चाहते हैं कि हम एक सही व्यक्ति बनकर जी पाए। तो कई बार पाठक के मन में आपकी कहानी को पढ़कर ये विचार आता है कि आपकी जो स्त्रियां हैं, जो पात्र हैं, वो आक्रामक क्यों नहीं होती हैं? ये तो मुझसे बड़े बार बहुत बार पूछा गया जी। मेरी बड़ी आलोचना हुई, आरोप भी लगे। 2-3 दशक पहले की बात मैं कह रही हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा बीच में दिख रही थी। लेकिन बाद में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि क्या किसी मायने में आज की जनरेशन उस जनरेशन से ज्यादा मैच्योर है। आज की जनरेशन ने शिवा को स्वीकारा है। आज की जनरेशन ने जानी मानी पत्रिका ने इसको, मेरे संधि पत्र को कालजयी कृति करके इसका पुनर्पाठ किया है। शिवा को लेकर के उसकी संवेदनाओं को, स्त्री की संवेदनाओं की दृष्टि से उसको विश्लेषित किया है। तो ये सारी चीजें पिछली पीढ़ियों ने नकार दिया था, क्योंकि उनके पास एक फार्मूला था कहानी का। आज की कहानी उस फार्मूले से मुक्त होकर के स्त्री को देख रही है, साहित्य को देख रही है, लेखन को देख। बिल्कुल सही। आपकी कुछ रचनाओं पर हम जरूर बात करना चाहते हैं। जैसे आपकी लिखी कहानी है सौगात, या सुमित्रा की बेटियां हों, फरिश्ते की बात करें, या दिशाहीन, या पुल टूटते हुए, विजयनी, कहानी है एक मानसी, या सुबह के इंतजार तक, कंगाल, न किन्नी न, या फिर लंबी कहानी मटियाला तीतर है। जी, तो आपकी इन सभी रचनाओं ने जो है हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है और पाठकों को भी समृद्ध किया है। आपकी जो नायिकाएं हैं वो विद्रोही ना होकर समन्वयवादी हैं, ऐसा लगता है आपकी कहानियों को पढ़कर। और साथ ही अगर हम बात करें कामायनी संवाद की, या मेरे संधि पत्र की बात, या अनाम लम्हों के नाम, या आदमकद, तो आपका जोर स्त्री को समर्थ सिद्ध करने से अधिक इस बात पर रहा कि आपके पात्र विश्वसनीय और प्रामाणिक लगे। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। फिर मैं वही कहूंगी कि 2-3 दशक पहले ये चल गया था फॉर्मूला, वो स्त्री विमर्श का भी। तो उसमें सबसे पहले ये थी कि आक्रामक स्त्री होनी चाहिए, स्त्री मजबूत होनी चाहिए। सदियों से स्त्री दबाई गई, तो अब स्त्री बराबर खड़ी हो। उसमें एक जो नारा है वो तो मुझे बहुत ही बचकाना लगता है कि हम पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके, तो मैं इस पर आराम से, मेरा व्यंग्यकार हंस लेता है, अरे भाई पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाने की क्या जरूरत है? स्त्री के अपने कंधे इतने मजबूत हैं, स्त्री के अपने पैर, स्त्री के पास आत्मविश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो लड़ाइयां, हम ये फॉर्मूला चल गया कि स्त्री विरोध करे और जो भी समस्याएं आई और उसके बाद उन पर विजय प्राप्त करे, उसकी जीत हो। ये कागजी जीत होती है मंदाकिनी। जीवन इससे बहुत गहरा, बहुत जटिल होता है। हर स्त्री की समस्या बहुत अलग होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो ऊपरी कुछ समस्याएं लेकर हम उड़ चलते हैं, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने अपनी कहानियों में कभी भी ये स्त्री विमर्शी कहानियां मैंने नहीं लिखी, बिल्कुल। स्त्री मुक्ति की कहानियां भी मैंने नहीं लिखी। देखिए, जब आप कोई विमर्श, कोई मुद्दा कोई चल रहा हो और मतलब कहानियां ऐसी लिखी जा रही हो, उस पर आप विमर्श करिए, उसका विश्लेषण करिए, तब तो कोई बात हुई। मैंने हमेशा कहा है कि स्त्री विमर्शी आंदोलन ने स्त्री लेखन की संभावनाओं को बहुत सीमित किया है। बिल्कुल। तो हम और जो कुछ लिख सकते थे उसको छोड़ के जो बाजार में बिक रहा है, जो बाजार की डिमांड है, उस पर लिखने लगते हैं। इसलिए मेरी कहानियों पर कोई बातचीत भी नहीं हुई और उसकी मुझे कोई चिंता भी नहीं, क्योंकि मेरा पाठक मेरे पास है, मेरे इष्ट, मेरे पाठक हैं, वो खूब पढ़ रहे हैं, सराह रहे। उनकी वजह से ही 43 साल पहले का उपन्यास मेरे संधि पत्र बिल्कुल आज कालजयी कृति कहा जा रहा है। जी, तो अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद। हम बात कर रहे हैं आपकी कहानियों पर। आपकी कहानी है बाऊजी और बंदर। जी। तो जो करुणा सिक्त व्यंग्य की ये श्रेष्ठ कहानी है,
है ना? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कात्यायनी संवाद में जो है शिक्षित जो नौकरी पेशा कामायनी है वो असंवेदी अस्वस्थ पति के विरुद्ध विद्रोह नहीं करती है या प्रतिशोध नहीं लेती है, बल्कि उसका भरोसा जीतती है और उसके भीतर एक मानवीय करुणा भी है। साथ ही अगर सुमित्रा की बेटी की बात करें तो वहां असहमति के स्वर हैं, और यामिनी कथा की बात करें तो एक स्त्री की संवेदनात्मक जटिलता, मानसिक तनाव और आत्मसंघर्ष की हृदय स्पर्शी ये गाथा है। अनाम लहरों के नाम कहानी हमने पढ़ी तो उसमें पति थोड़ा खड़ूस किस्म का है, यानी सदियों से जो चली आ रही परंपरावादी जो औरत की स्थिति है उस पर आपने व्यंग लिखा है, लेकिन अंत में नायिका कहती है कि आखिर वो उसका पति है। यानी आपकी कहानियों में प्रतिरोध तो है, प्रतिशोध नहीं है। प्रतिशोध के जो मुखर स्वर है वो परोक्ष रूप में आते हैं, या यूं कहें कि व्यंजना में आते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। मैं इस एक कहानी, आपने बहुत सारी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतनी कहानियों के नाम लिए, मैं एक इस कहानी पर बात करके आपको थोड़ा सा स्पष्ट समय हो जी तो मैं बताना चाहूंगी जी। अनाम लम्हों के नाम। पहले तो मुझे इसका शीर्षक ही अच्छा लगता है। देखिए, हमारे लेखन का स्तर और पाठक की संवेदना वो जब एक बिंदु पर मिलती है तब जाकर वो कहानी से तादात्म्य कर पाता है। तो कभी कभी पाठक नहीं समझ पाता है। ये पूरी कहानी जो आपने कहा ऐसे व्यंग्य में चली है, करुणासिक्त व्यंग्य में, जिसमें कि जो पत्नी है वो हर बात के लिए पति को कहती उसका पति अच्छा ही तो करता है, वो दफ्तर से ये सब चुरा के लाता है, ऑल पीने और पेंसिलें, और उसका पति अच्छा ही करता है, पुराने अखबार बेचने जाता है, शादी वादी में नहीं जाता है कहीं तो पैसे बचा लेता है, अच्छा ही तो करता है। लेकिन उसका अवचेतन इसके साथ नहीं। वो एक हमारी एक सदियों का ब्रेन वॉश है स्त्री का जो कह रहा है, और व्यंग उसकी अंतर सलीला की तरह इस कहानी में चल रहा है। जब उसके बगल में एक गाना गाने वाला आता है, गायक ऐसे ही साधारण हारमोनियम पर गाता है, जब दीप जले आना, या फिर गाता है कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। बहुत लोगों ने मुझसे सुझाया कि आपकी इस कहानी का नाम बांधो ना नाव इस ठाव बंधु थी। और धीरे धीरे स्त्री मोहासक्त होती जाती है उसके गीतों पर, उसकी पीठ खाली पीठ देखती है। इस कहानी में पति और पिता इतना खड़ूस, जो आपने सही शब्द कहा, कि वो कहती है कि नहीं इसको मतलब बच्चों को और जिद से पढ़ाओ, उनको डांटो मारो, कंजूस भी है, नहीं ये भी नहीं देना है वो भी देना है। और जबकि वो बगल में एक गरीब गायक जो है वो उसके बच्चे को लेमन जूस दे देता है और उस बच्चे की उंगलियां पकड़कर हारमोनियम पर उसको गीत सिखाता है। तो जीवन में संवेदना और इस तरह की उसका जो एक अलग महत्व होता है, उसको नकार दो तो आपका जीवन बिल्कुल चूक जाए। तो इसमें वो लड़का, छोटा बच्चा स्कूल में चोरी करता है, जो अमीर दोस्त हैं उनके टिफिन बॉक्स में से खट्टी मीठी गोलियां वो चुराता ही करता है, उसको हर जगह पे जूते की माला पहना के घुमाया जाता है। काफी पहले दशकों की कहानी है। तो बड़ा भाई रोता हुआ आता है और छोटे भाई को लिखा कि इसकी वजह से आज इसे हर क्लास में घुमाया गया और ये हुआ। बेटे वो इतना रोती है कि मैंने क्या सोचा था अपने बच्चों के लिए, क्या हुआ। वही बच्चा जो इतना विद्रोही था, उसके पड़ोसी गायक के उंगली रखकर गीत सिखाने से, लेमन जूस देखने से, और जब वो अपना हारमोनियम बेच के जा रहा होता है, कहानी का अंत होता है, तो उस बच्चे के हाथ में रंगीन गुब्बारे पकड़ा के जाता है। वो आके अपनी माँ से कहता है, अंत इसका बहुत अच्छा मुझे लगता है खुद अपना किया, क्योंकि मैं अंत में बहुत परिश्रम करती हूँ कहानी के, कि माँ के आंगन में कुर्ता गिर गया है आके, किसी पड़ोसी का गीला कुर्ता सूखने के बाद, वो उठा कहती जाओ उनको दे आओ। बच्चा कहता है कि कहीं वो तो गए। कहती कहाँ गए? तो कहती वो चले गए हारमोनियम बेच के। पिता के पास हारमोनियम बेचने आए थे तो पिता ने उनको डांट के भगा दिया कि हारमोनियम यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं है, और वो चले गए। तो कहती है गुब्बारे, ये मुझे जाते जाते गुब्बारे खरीद के देते गए। और आखिरी वाक्य है इस कहानी का कि मैं अब चोरी कभी नहीं करूंगा। और इसे मेरे पाठकों ने इतना पसंद किया, आपको बताऊं कि जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चिकित्सक थे, प्राकृतिक चिकित्सक विठल दास मोदी, उन्होंने मुझे उस समय, मैं तो बहुत युवा थी, मुझे पत्र लिखा कि आपकी इस कहानी का पाठ आज मैंने अपने पोते से करवाया। जी, हमने भी इसे पढ़ा तो यही भाव था जो आप बता रहे हैं। जी। तो अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का। मुझे और मेरे पति को भी बहुत पसंद है। और गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना
सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। बात चल रही थी आपकी कहानियों पर सूर्यबाला जी। एक 12 कहानियों का संग्रह है एक टुकड़ा कस्तूरी जी। इसमें किशोर वय के आभासी प्रेम या अव्यक्त प्यार के सूक्ष्म पक्ष को आपने बहुत ही खूबसूरत यानी प्रभावी ढंग से लिखा है। तो इस संग्रह की कहानियां कैसे लिखी गई, किस तरह से आपने किशोर वय के आभासी प्रेम को इन कहानियों में डालने की कोशिश की है? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैंने जब से लिखना शुरू किया तब से आज तक मैंने कभी भी क्या ट्रेंड चल रहा है मैं जो कह रही हूँ, क्या विमर्श चल रहा है, क्या आंदोलन क्या है, मैंने कभी नहीं किया। कमलेश्वर जी मेरे मेंटर थे, इतना उन्होंने उस समय समांतर आंदोलन चलाया था और चाहते थे मुझे तो कायदे से बिल्कुल उनकी कृपा पात्र बनने के लिए क्या नहीं क्या करना चाहिए था, लेकिन मैंने बड़ी विनम्रता से समांतर में किसी भी आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया। मैं वो लिखती थी जो मैं लिख पाती थी, जो मुझे लिखने का मन करता था, जो मुझे अच्छा लगता था, जिसमें मेरी कलम डूबती थी, वो ये कहानियां अलग से नहीं लिखी गई। एक टुकड़ा कस्तूरी जो है ये मेरी प्रेम कहानियों का संग्रह है और मेरी कहानियों के लिए प्रेम शब्द बहुत नाकाफी है मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने जो कहते हैं किशोर वय की वय संधि जो आपने अभी कहा, उसकी कहानी वो पहली। और मेरी प्रेम कहानियों पर लोगों ने यहाँ तक बाद में कहा एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कि मैडम उन दशकों में आप प्रेम कहानी लिखने का साहस कैसे कर पाई जी। वो कहानियां जो थी वय संधि की है इसमें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो पहली अनुभूति होती है और प्रायः हर लड़की हर लड़के को होती है, ये बहुत पवित्र सी होती है जी, जी। ये आपके पूरे जीवन के लिए स्मृति कोश का काम करती है, ये आपको बहुत समृद्ध करती है, आपके जीवन को समृद्ध करती है। बिल्कुल। मेरी एक कहानी है पीले फूलों वाली फ्रॉक, उसका थोड़ा सा जरूर बताऊंगे, आपके श्रोताओं को ही मजा आएगा सुनकर के। काफी पहले लिखी उस कहानी में कि 35-40 साल की गृहिणी है और एक अजनबी आता है उसके घर में, और अजनबी आकर के दरवाजे पर अचक करके कौन आप, मैं केशी, आप मनु हैं? वो अचकती है, ये नाम तो कब से भूल गए, पति तो मनीषा या मनी कहते हैं, फैशनेबल नाम मनु, और मैं केशी, कौशल वर्मा। उसको सब याद आता रहता है लेकिन वो दिखाती नहीं है। धीरे धीरे वो पूरी तरह अपने अतीत के उसमें चले जाते हैं बंधनवारों के बीच में, और वो ऐसे खुलता है कि ऐसे 2 रिश्तेदारों के बच्चे हैं, मतलब किशोर वे के, फिर वो किसी शादी में मिले हैं और शादी में बिजली चली गई तो गाने की अंताक्षरी हो रही है, तो गाने की अंताक्षरी में एक तरफ लड़के, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो क्या किया जाए, तो गाने की अंताक्षरी की जाए, एक तरफ लड़का, एक लड़के, एक तरफ लड़कियां, और लड़कियों की तरफ से यही, तो ये बातों में बातें खुलती चली जा रही हैं कि आप कौन, आपको याद नहीं है? हाँ, वो दिखा दिया, हाँ थोड़ा दिखा रही है, उसको याद आता जा रहा है लेकिन वो उसके सामने शो नहीं कर रही है। अंत में जब वो एक के बाद एक कहता है कि अंताक्षरी के समय तुम्हारी पार्टी हार गई थी, तो कहती आपको कैसे मालूम? वो कहता है क्योंकि तुम बरामदे में खंबे से लगी रो रही थी। कहती आप क्यों आई थी उधर? तो बता, तो छोड़िए बच्चे 14-15 साल के, 13 साल, तो कहता है अंदर से कि शायद मुझे लग रहा था कि तुम रो दोगी और मैं देखूं कहीं तुम रो तो नहीं रही हो, मेरा मन कर रहा था तुमको छुपाने का जी। इस तरह की बातें। और फिर वो बड़े खुश उसकी पत्नी की बात करती है, वो उसके पति की बात पूछता है, वो उसके बच्चों की, उसकी। जब वो जाने लगता है तो कहती है अच्छा लेकिन आप आए कैसे थे? हाँ। और तब उसको लगता है कि अभी भी ये बताना है। जब ये सोचती कि ये मेरे पति के बड़े ओहदे को सोचकर ये जरूर ये आदमी कोई किसी काम से आया है जी। और वो बस सिर्फ समझ के कि इस शहर में तुम हो, उन स्मृतियों को जीने आया था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा ये है सार कि लो मेरे बचपन की ये इतना बड़ा टुकड़ा, मेरे पीले फूलों वाले फ्रॉक और पीली रिबन वाला टुकड़ा, ये तुम्हारे पास सहेज कर रखा हुआ है। क्या बात। मेरे जीवन के इस टुकड़े पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का कोई नहीं, वो कल्पना ही नहीं कर पाते उस मम्मी की, और किसी एक के पास रखा है। बस इसके साथ कहानी समाप्त हो जाती है, अजनबी चला जाता है। बहुत सुंदर। तो ये प्रेम कहानी है, इसको कितनी प्रेम कहानी कहा जाए। जी 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 बिल्कुल।
तो प्रेम कहानियों के चले आते हुए पैटर्न में मेरी कहानियां फिट नहीं होती, इसलिए मेरी कहानियों पर ये प्रेम कहानियों की बात नहीं होती। बिल्कुल। और ऐसे भी बड़े होकर के भी बताऊं आप, मैं एक आध मेरी है प्रेम कहानियां। एक है कि बिन रोई लड़की, जी। वो बिल्कुल एक अलग भाव की। वो माँ समझ रही है कि ये लड़की, इसको मेरा लड़का बहुत अच्छा लगता है और वो इसको बहुत चाह रही है, उसका ट्रांसफर हो गया है। वो लड़की बेचैन सी आती कि आप कहाँ जा रही हैं आंटी, सामान बंध रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ये जान जानकर बताती नहीं है। वो नहीं चाहती है, उसका लड़का अनजान है। तो ये देखिए अलग तरह की प्रेम कहानी है। बिल्कुल। और अंत उसका मन कह रहा है, उसके पास एक स्त्री का मन है, एक स्त्री की संवेदना है उस माँ के पास, लेकिन व्यावहारिकता उसको रोक रही है। वो लड़की फूल लेकर आई है, आंटी फूल, और आंटी आप कब जा रही, क्या जा रही। और इसका अंत मैंने ये दिखाया है मंदाकिनी कि वो लड़की चली गई अंत में, और इसने नहीं बताया कुछ, अभी कुछ पता नहीं है। जी। और फिर कहानी का नरेटर कह रहा है कि वो लड़की चली गई, कहाँ गई होगी, शायद अपनी छत की मुडेर के साए में बैठी किसी अनाम पते पर कोई खत लिख रही हो। वाह, क्या बात है। जैसे बहुत पहले इस माँ ने लिखा रहा होगा। बहुत सुंदर। ये लिखा नहीं जाता है, ये कहानी में है नहीं कि जैसे बहुत पहले इस माँ ने लिखा जाता है, लेकिन वो शायद माँ सोच रही है, माँ सोच रही है, तो लड़की जाके कर रही है। और पाठक भी जब पढ़ता है तो वो अपने भीतर कई तरह के विचार आते हैं। इस कहानियों पर तो पाठक इस तरह इस कहानी रीझ जाते हैं पाठक ना। और ये अकल्पनीय कहानियां हैं, अकल्पनीय भाव है जो हर एक पाठक को भी समझ नहीं आता है, कुछ अलग तरह। जी बिल्कुल। तो जब हम बात प्रेम की कर रहे हैं, हालांकि अभी तो आपने जो किशोर वय का प्रेम बताया है कि उस तरह की कहानियां एक टुकड़ा कस्तूरी में पढ़ने को मिलती हैं। अब हम जब प्रेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महानगरों का प्रेम भी हम देख रहे हैं, जहाँ कुछ पता नहीं होता कब किससे हो जाए, कब कौन छूट जाए। कपड़ों की तरह हम उस प्रेम को बदल रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी काफी कहानियां देखने पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और काफी घटनाएं भी हम देखते हैं। और कहा जाता है कि आपकी रचनाएं जो हैं इस तरह के मुद्दों की गहन पड़ताल कर भी चुकी हैं। तो एक लेखिका और विशेषकर भारतीय परंपराओं का आग्रह करने वाली जो सूर्य बाला हैं, वो इस विषय पर क्या सोचती हैं? लोग समझते हैं कि मैं बहुत परंपरावादी हूँ या इस तरह की ऐसी बात। हूँ परंपरावादी, मुझे गर्व है, और मैं चाहती हूँ कि हम भारतीयों में कम से कम अपनी संस्कृति, अपनी भाषाओं, अपनी उस पर गर्व हो, अपने खान पान, अपनी जीवन शैली, जो कुछ भी हमारे पास है, बहुत कुछ हमारे पास गर्व करने लायक है। परंपरा और आधुनिकता दोनों मिलाकर मैंने इतनी लंबी उम्र में खूब छाना है। यह चलनी से छान के देखते हैं, और जो रह गया है हमारे पास, उसमें कितनी परंपरा और कितनी आधुनिकता मिलकर एक सार्थक और एक जो कहते हैं समत्वपूर्ण जीवन बना पाती हैं। ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो लिव इन की बात जो आप कह रही हैं, उस तरह से सफल कहाँ हो रहा है। लिव इन के बाद भी देखिए कितनी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जहां पर किसी दायित्व का भाव नहीं रहेगा, वहां पर स्वतंत्रता नहीं होगी, बल्कि वो स्वच्छंदता होगी, और वो एक निरंकुश स्वच्छंदता होगी। जी। तो हमें एक दूसरे के प्रति कुछ उत्तरदायी तो होना है ना। अगर आप सिर्फ अपनी स्पेस में जीना चाहेंगे, लिव इन का क्या है, या किसी आज का आधुनिकतम नारा है कि हमारी स्पेस न छीनने पाए। अरे तुम्हारी स्पेस क्या है भाई? तुमने कभी ये भी सोचा है कि हम दूसरे की स्पेस तो नहीं छीन रहे हैं? कहीं हमारी अति स्वच्छंदतावाद या हमारा निरंकुशवाद, हमारी स्वतंत्रता की भावना ही सही, कहीं दूसरे की स्पेस तो नहीं छीन रही? जी। अरे हम दूसरे की स्पेस की भी रक्षा करें तो दूसरा हमारी स्पेस की रक्षा करेगा। हम दूसरों को जगह देंगे तो दूसरा हमारी जगह। और थोड़ी सी चीज मैं परंपरा की यहाँ पर अपनी कद्र करती हूँ कि हमारी परंपराओं में हम समूह की परंपरा रही है हमारी। पश्चिम जो है वो व्यक्तिवाद में जीता रहा है, व्यक्तिवाद और भोगवाद में। बिल्कुल। हम त्यागवाद और समूह में जीते रहे हैं, एक दूसरे को देने में जीते रहे हैं। हालांकि विश्व भर के दर्शन और धर्म यही करते हैं, लेकिन हमारी जिस तरह के इस पर जोर रहा है हमारा, उसको लेके देखिए तो विवाह में हमारी जो इतनी सारी वैवाहिक परंपराओं के पहले इतने सारे रस्म रिवाज होते हैं, बिल्कुल, वो सब दोनों के अंदर इस तरह की चीजें बांटते जोड़ते जाते रहते, उनको इतने आहिस्ते आहिस्ते करीब लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो
अनायास अपने अंदर एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, एहसास महसूस करने लगते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा, हम दूसरों के लिए जिए, दूसरा हमारे लिए जिए। और जब तक हम कहें, आजकल ये नारा ये भी बोलते हैं कि अपने लिए जियो। अरे अपने लिए जीना क्या होता है भाई? हाँ, ये भी कहा कुछ मजा नहीं है, कुछ आनंद नहीं है, कुछ सुख नहीं है। आप दूसरों के लिए कुछ करके तो देखिए, दूसरों के लिए मर मिट कर देखिए। स्त्री की बात मत करिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैंने हमेशा कहा है, स्त्री मूल्य और पुरुष मूल्य अलग अलग नहीं हुआ करते। जी जी, मानवीय मूल्य हो। बिल्कुल सही कहा, बहुत शानदार। तो चाहे लिव इन हो या विवाह हो, विवाह में भी जब आप गैर जिम्मेदार हो जाते हैं तो और एक दूसरे के प्रति, तो विवाह वो रिश्ता नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा, सूखा हुआ जीवन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सूर्यबाला जी। एक गीत सुन लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो मेरी पसंद का है कि मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले। अरे बोलो तुम कौन? हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे समाज में निरंतर बदलाव नजर आ रहा है और वैसे ही आज की भाषा भी बदल रही है, तो क्या ये बदलाव आपकी नजर में सही है? और आज का जो युवा है, खासतौर से हिंदी साहित्य से दूर होता जा रहा है, तो हम किसे दोष दें? हाँ, बहुत सारी बातें इसमें हैं मंदाकिनी। अब युवा जो दूर होता जा रहा है, आपका अंतिम वाक्य से लूं, उसके लिए तो फिर वो जो अपना पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ और जो औद्योगिकरण की आंधी आई, देखिए बदलाव तो आएगा ही आएगा, और ये तो एक नियम है प्रकृति का, एक जैसा नहीं रहेगा। और बदलाव अच्छा या बुरा ये भी हमारे हाथ में नहीं है, होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ क्या आ रहा है और जीवन कैसा बन रहा है उससे, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो आज का जीवन जैसा हो रहा है, तो पहले तो आपने एक भाषा की बात कही, तो भाषा जो छूट रही है हमारे हाथों से, ये मेरी दुखती रग है और इस पर मैंने बहुत सी कहानियां लिखी। तो इसलिए है, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा कारण तो जो अभी बताया, औद्योगिकरण और ये हमारे पर 200 साल तक अंग्रेजों का शासन, ये। लेकिन उसके बाद भी ये है कि जो हमने भाषा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी को बना दिया, मैं उससे थोड़ा आहत हुई, क्योंकि तब हमने ये सोचा नहीं था। जो वही बात हुई ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल। तो तब हमने नहीं सोचा था इस तरह के इसके इतने बड़े और दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। तो बच्चे क्या हुए कि भाषा के साथ साथ उस भाषा की पूरी संस्कृति, उस भाषा का पूरा रचाव आता चला गया, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का एक खेल नहीं हुआ करती है। तो अब जैसे वो है ना कि मिल्क मेड, तो हमारे यहाँ मिल्क मेड कहाँ आती है? हमारे तो भैया आता है ग्वाला, दूध दे करके जाता है। या फिर वो हम ब्रेकफास्ट में वो क्या खा रहा है, ओट मील खा रहा है, ये खा रहा है। हम कहाँ, अब नहीं है ये, हम आपसे बता रहे जब किया था हमने जी, तो बच्चों को सबसे बड़ी कठिनाई होती है। तो मुझे याद है हमारे बचपन के समय कि बच्चे कहा करते थे कि अंग्रेजी में पास हो जाएं तो समझो पास हो गए। अब के बच्चे कहते हैं कि हिंदी में पास हो जाएं, बिल्कुल, या अपनी भाषा में पास हो जाए, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो। ये बहुत दुखद है, क्योंकि अपने हमारे सारे शब्द छूट गए। बिल्कुल। अब हमारे पास न मेज है, न कुर्सी है, न दरवाजा है, न घंटी है, न पंखा है, न किताब है, न कॉपी है, न पेन। बिल्कुल। अब हमारे पास सिर्फ पेन है, टेबल है, पेपर है, बुक्स है, किचन है, रसोई घर गायब है। अच्छा, अब हम लेखक लेखिका भी इन शब्दों को नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर हम करते हैं तो वो स्वाभाविकता नहीं आती। तो हमने खुद अपनी भाषा को, अपने शब्दों को अपाहिज किया है। जी, तो बच्चों से जो भाषा ये छूटी है, हम अनमोल कृतियों से दूर हो गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और इस नई पीढ़ी को हमें क्या देना है, कुछ क्या सोच पा रहे हैं हम? एक लेखक की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये मेरी दुखती रग है। जब मैं सोचती हूँ, मैं रास्ते चलते, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वॉक करने निकलती हूँ तो मेरा, देखिए अभी मैंने वॉक कहा, सैर नहीं कहा है। रास्ते चलते जो युवा माएं हैं जो अपने बच्चों को भेज रही थी, सारे भाषा भाषी माएं, कोई भी अपने बच्चे से अपनी भाषा नहीं बोल रही होती है, सब अंग्रेजी ही बोल रही होती है। मैंने एक आध बार रोक के बीच में जाके उनसे कहा है, जब बच्चे चले गए, देखिए मैंने इंग्लिश में उनसे कहा कि आप एक भाषा से उन्हें डिप्राइव कर रही हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती भूल जाइए, लेकिन एक भाषा उनसे छीन रही हैं। तो ऐसा क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। तो और जो आपने कहा कृतियों की बात, अरे हमारे पास ज्ञान का, संवेदना का, नाटक का इतना अमूल्य भंडार है, उसमें से कुछ तो हम दे पाते उन्हें।
अब हमारे बच्चे गांधी को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं जानते। हम उनका मतलब लाइटर साइड हंसी मजाक लेकर के, वो तो ठीक है, उसके लिए भी कोई हमारी नहीं है, हमें संकीर्ण नहीं होना है, हाँ, कर सकते हैं। फिर भी जो उसकी गहराई है, जो मर्म है, बिल्कुल मर्म से दूर हो गए हैं। हाँ। तो फिर ये बड़ी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सूर्यबाला जी। एक गीत सुन लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार आपको महत्वपूर्ण किताब पर बात करते हैं, अलविदा अन्ना। ओह अच्छा, आपने देखा, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके उल्लेख के बगैर आपके व्यक्तित्व की चर्चा फिर वो अधूरी है। मुझे लगता है मैं सही हूँ? ये बड़ी विचित्र पुस्तक है। जी, विदेशों में जो पल रहे बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने की जो आपकी जिद है, जो आपका जुनून है, वो एक वैचारिक प्रस्तुति है इस किताब में, और संस्मरणात्मक लेखन की एक ये विलक्षण कृति है जिसमें भारतीयता में आस्था की प्रतीक है ये रचना। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, इसका संदर्भ ये है कि मैं अमेरिका गई, वहाँ मेरी उस पर 4.5 साल की पोती थी, दादी और पोती का। उसमें पूरे तो संस्मरण बहुत से हैं, अलग अलग त्रिदात के और अलग के तत्व से, लेकिन ये जो अलविदा अन्ना जिस पर पूरी पुस्तक का नाम है, उसमें वो 4.5 की, मतलब उसको एक अमेरिकन लड़की समझिए, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली, और जाकर मैं इतनी त्रस्त हुई, मतलब दोनों बेटे बहू तो चले गए अपने अपने जॉब पर, और हमें इसके साथ, इस मगरी के साथ पानी में रहकर इस मगरी से बैर भी नहीं कर सकते, ये सुनने वाली नहीं। देखिए, ये मैं नई पुरानी आप परंपरा की बात कर रहे हैं ना, हमारी परंपरा में बच्चों को बिल्कुल अलगता से बड़ा करते थे। हाँ। अब हमारे यहाँ भी आधुनिक बच्चे वैसे ही करने लगे हैं जो पहले पश्चिम के बच्चे करते थे। मैंने उस पर बहुत से प्रश्न उठाए हैं। तो यहाँ पर कुछ भी मैं उस लड़की से कह रही हूँ, वो बिगड़ जा रही है, वो हमें बिल्कुल एक जैसे भुच्च गंवार की तरह देख रही है। माता पिता गए, हाँ। तो मैं उससे कुछ भी कह रही हूँ तो दलिया खा लो, ठीक दे, वो कह रही है यू कांट टेल मी एनीथिंग। इतनी डोमिनेटिंग 4.5 साल की बच्ची अपनी दादी से कह रही है, इन द स्कूल टीचर, इन द हाउस मदर एंड फादर, यू कांट टेल मी एनीथिंग। ओहो, तो मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। फिर मैंने उसको समझाया बाद में धीरे धीरे कि नहीं, इन द स्कूल टीचर और इन द हाउस मम्मी पापा, नाना नानी एंड दादा दादी। और फिर मैंने उसको बताया कि आई हैव टॉट योर पेरेंट्स ऑल्सो। अच्छा ओके, धीरे से समझ में आया। तो ऐसे ऐसे वो लड़की धीरे धीरे इतनी अटैच मुझसे होती चली गई, और आप ये विश्वास करेंगी कि जैसे मेरी जीजी ने मुझे कहानियां पढ़कर सुनाई थी, वैसे मैंने उसे राजा हरिश्चंद्र की, ध्रुव की, और ये अपनी किताबों की भी, ये रामू की बहू वाली कहानी, ईदगाह वाली कहानी, उसने वो कहानी सुनी, सारी कहानियां सुन के, और रोज रोज सुनती थी। अच्छा, आता उसको बहुत था, क्योंकि उसको उसकी माँ ने अमर चित्र कथा लाकर दी थी, तो उसके चित्र देख देख करके उसको बहुत आ गया था, तो उसको ज्ञान तो बहुत था। फिर उसके बाद उसको राम, शूर्पणखा, दैट बैड रावण और हनुमान और कह के अपना मोबाइल निकाल लेती थी। अच्छा उसको तो ऐसे उससे नाटक में करवाती थी, उसके साथ हम सीताहरण खेलते थे, उसके साथ हम लोक कथाएं, फोक टेल्स, जो शेर को पिंजरे में बंद कर दिया था और ब्राह्मण देवता है, ये सारी कहानियां जब माँ बाप चले जाते थे तो हम बूढ़े दादा दादी उसके साथ खेलते थे। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, फिर शांताकारम भुजग शयनम नीलाम भुजश्याम मलकोमलांगम ठुमकी चलत रामचंद्र, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, बिना मेहनत के उससे रट गए थे। अच्छा जी। मैं गई थी अपना इंटरव्यू देने, एक साक्षात्कार के लिए बुलाया था मुझे न्यू जर्सी में, उन्हें चलाते हैं वहाँ अशोक व्यास जी, बहुत अच्छा अपना स्टूडियो। उन्होंने जब उसका सुना तो उन्होंने मुझसे कहा, सूर्यबाला जी आपसे पहले आनंदिता का कर लूंगी, और क्या किया कि दादी मेरे सामने खड़ी रहेंगी तब मैं सुनाऊंगी। अच्छा तो उसने अपना ऐसी बाद में कुछ तैयार होके नहीं गई थी, और फिर उसके अंदर भारतीयता के प्रति, भाषा के प्रति वो तो तमाम सारी वो थी ना, वो दूर हो गई। जी जी। उसकी सहेली आती थी तो कहती थी, हेली शी इज बा, उसकी जो नैनी थी, यू कैन डू नमस्ते टू हर। अच्छा, हेली दिस इज माई ग्रैंड मदर, माई दादी, यू कैन डू नमस्ते टू हर। तो वो बच्चा दोनों बच्ची अभी तक मेरे पाठक मुझसे पूछते हैं, कभी एक चित्र डाला था कि मैडम इसमें अन्ना कौन है। हाँ। जब मैं वापस इंडिया लौट रही थी तो वो जाने कैसे भाप रही थी, दादी क्या जाती हो। आप सोचिए कितना बड़ा मोह बंद मेरे साथ,
कितनी बड़ी उपलब्धि थी मेरी जी, वो, जी। जो किसी सेमिनार गोष्ठी में मुझे नहीं मिलती। मैं कहीं नहीं गई 6 महीने। तो कहती क्या जाती हो? मैंने कहा था बेटा मैं तुम्हारे लिए और ढेर सारी कहानियां लेने जाती हूँ। बहुत सुंदर, एक विलक्षण कृति है और हमारे जिन भी पाठकों ने पढ़ा है तो बहुत ही वो अपने आप को जो है भाग्यशाली महसूस करते हैं अलविदा अन्ना पढ़कर, और शायद उनके भीतर भी ये बात आती होगी कि किस तरह से हम अपने बच्चों को धीरे 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 उस संस्कृति से परिचित करवा सकते हैं। हमारे अपने बच्चे जो भारत में रहते हैं, आपने तो विदेश में पल रही बच्ची को बदल दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी आप कह रहे हैं। एक गीत सुन लेते हैं पहले। जी बताइए।